क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम के साथ सब कुछ बढ़ता है पर आपका पैसा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि अक्सर हम पैसे को बचाने के बारे में सोचते हैं, बढ़ाने के बारे में नहीं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ही तरीका है जो टाइम के साथ आपके पैसे को बढ़ाता है और अगर सही जानकारी ना हो तो घटा भी देता है। दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर, एक बहुत ही अमीर और सफल इंसान वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर कोई इंसान आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसलिए क्योंकि कई साल पहले किसी ने उसे बोया होगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपको कुछ सालों बाद कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। इन्वेस्टमेंट के कई तरीकों में से एक है SIP। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट शब्द बहुत भारी भरकम और अमीरों के लिए लग रहा है तो आप गलत हैं जनाब। क्योंकि SIP ऐसी चीज है जो एक आम इंसान से लेकर एक बेहद अमीर इंसान हर कोई कर सकता है। तो अगर आपको भी अपने पैसों को बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो बस बने रहिए हमारे साथ। आप SIP कैसे शुरू कर सकते हैं? कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपके लिए SIP सही होगा? सबसे अहम सवाल कि आखिर आपको ये इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए? आज की चर्चा SIP के बारे में है, जहां हमारी बातचीत होगी SIP के हर पहलू पर। आपके हर एक सवाल और हर एक कंफ्यूजन का जवाब मिलेगा। SIP के अलावा और कौन कौन सी चीजें मार्केट में हैं, जैसे कि लमसम, स्टॉक्स, PPF और आपके लिए SIP, इन सबसे क्यों बेहतर है, जानेंगे हर एक सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में। एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज पूरे तरीके से सही है या कोई चीज पूरे तरीके से गलत है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि किन मामलों में दूसरे ऑप्शन SIP से बेहतर हो सकते हैं और किन मामलों में SIP दूसरे ऑप्शन से बेहतर होगा। अगर अब तक आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है एड्स में सुना है तो अब आपके पास मौका है कि आप आसान भाषा में गहराई से समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों सही है। SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सही तरीका है। इसके कई सारे फायदे हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। आजकल हर एक छोटे से लेकर बड़ा फाइनेंस सलाहकार लोगों को SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने YouTube पर वीडियो बना रखे हैं कि किस तरह से SIP आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, पर हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी। जिंदगी कभी भी एक दिन में नहीं बदलती, सब कुछ एक प्रोसेस की तरह है। हर चीज के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको भी अपने पैसे को बढ़ाकर अधिक करने की ख्वाहिश है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां रिस्क कम और प्रॉफिट की गारंटी अधिक हो, तो फिर बिना किसी देरी के आपको ये पूरा शो सुनना चाहिए। क्योंकि टाइम हमेशा दौड़ रहा है और इस टाइम के साथ अगर हम नहीं भागे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पर चिंता ना करें, आप कुकू FM सुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं RJ संदीप भट्ट और आज के ओरिजिनल शो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे PPF नहीं SIP है सही। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और उन चीजों में से एक है SIP। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं SIP के बारे में जानने का सफर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा बचाते हैं और एक जो पैसा बढ़ाते हैं। पैसा बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप अधिक काम करने लगें या कुछ बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करें। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके पास जितने पैसे हैं उस पैसे को कैसे और बढ़ाते रहें। यहीं पर आपकी लाइफ में एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और भी कई सारे तरीके हैं जहां पर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इनमें से एक अच्छा और किफायती तरीका है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि SIP और लमसम। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जब कोई भी चीज बहुत ही महंगी होती है और आपके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं होते,
या फिर आपके पास पैसे होते हैं पर आप एक बार में सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो फिर आप ईएमआई पर उसे लेते हैं। एसआईपी भी उसी तरह है। आप एक बार में बहुत बड़ी रकम निवेश न करके थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि यह लंबी रेस का घोड़ा है? आज का एपिसोड लंबी रेस के घोड़े के ऊपर ही है। अब कुछ लोग अपने दिमाग को खुजलाएंगे और बोलेंगे कि हम तो यहां पर एसआईपी और लमसम के बारे में जानने आए थे और हमें तो लंबी रेस के घोड़े के बारे में मालूम चल रहा है। चलिए पहले आप ये बताइए कि लंबी रेस का घोड़ा किसी को क्यों कहते हैं। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत लंबी चलेगी, बहुत दूर तक सफर तय करेगी, कुछ बड़े मुकाम तक पहुंचेगी। एसआईपी और लमसम भी उसी लंबी रेस के घोड़े की तरह है। ऐसे तो देखने में ये बहुत ही सिंपल सा फंडा लगता है, जैसे पैसा आज लगाओ और कुछ सालों बाद कमाओ। लेकिन इसमें कई बारीक चीजें हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप एक रेस में दौड़ते हैं और अगर एक छोटा सा कांटा भी आपके पैर में गड़ जाए तो रेस खत्म होने के बाद आपके पैर में जख्म दे सकता है। पर चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए वो कांटा रास्ते से साफ करने की तैयारी कर लीजिए। बहुत लोग जो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एसआईपी और लमसम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज करना तो लाजमी है, क्योंकि अगर आप एक एंगल से देखें तो आपको लगेगा कि एसआईपी ज्यादा अच्छा है, और अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि लमसम ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपके हाथ में अंगूर के 12 दाने हैं। आप चाहें तो एक बार में एक मुट्ठी अपने मुंह में डाल लें। एक ही बार में 12 अंगूर के दाने खा गए। वाह, क्या स्वाद आया आपको। अगर अंगूर खट्टे होंगे तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। इसी चीज को खाने का एक और तरीका है। आराम से एक अंगूर खाएं, उसका मजा लें, फिर दूसरा अंगूर खाएं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अंगूर के 12 दाने एक एक करके खा सकते हैं। तो पहली बार में जब आपने एक ही बार में पूरे अंगूर खा लिए, वो था आपका लमसम। और दूसरी बार में जब आपने एक एक करके अंगूर के 12 दाने खाए, वो था आपका एसआईपी। एसआईपी में आपको हर महीने एक दिन कुछ तय पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आप खुद को तैयार करते हैं कि आपको हर महीने इतना पैसा तो जरूर ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1000 रुपए या 2000 हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नौकरी करने वाले इंसान हैं तो आपको जितनी भी सैलरी मिलती है, अब उसका एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए तय कर सकते हैं। हाँ, मगर इस बात का ध्यान रखना होता है कि अब जितने भी पैसे तय करें उतने हर महीने जरूर डालें, क्योंकि हर एक चीज में कंटिन्यूटी बहुत ही मायने रखती है। अब इसके तो बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक तो आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है। आप जानते हैं कि चाहे आप महीने में कितने भी पैसे बर्बाद करें, पर एक छोटा सा हिस्सा एक बहुत ही स्थायी जगह पर लगा रहे हैं। आप खुद को तैयार भी रखते हैं कि आपको इस दिन इतना पैसा देना ही है। फायदा होता है कि एक बार में आपके ऊपर फाइनेंशियल लोड नहीं आता है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एसआईपी ही सही है? तो इसका जवाब है नहीं। कब आपको एसआईपी का निर्णय लेना चाहिए और कब लमसम का? एसआईपी कब ज्यादा प्रॉफिट देता है और कब लमसम ज्यादा प्रॉफिट देता है? मार्केट कैसा होगा तो एसआईपी आपके लिए ज्यादा रिटर्न लेकर आएगा, और लमसम किस तरह के मार्केट में ज्यादा रिटर्न लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों के लिए
किस तरह का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना चाहिए। हम जब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टिंग की, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जो हमें एसआईपी में नहीं सोचना पड़ता। जैसे कि आप किस समय लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। जिस समय आप अपना इतना सारा पैसा लगाने वाले होते हैं, तो आपको मार्केट को समझना जरूरी होता है, क्योंकि लमसम में आप ज्यादा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप चाहेंगे कि आपको उस पैसे पर मैक्सिमम रिटर्न मिले, और मैक्सिमम रिटर्न तभी मिलेगा जब मार्केट में एंट्री टाइम सही होगा। मार्केट जब डाउन होता है, उस वक्त म्यूचुअल फंड्स के यूनिट का तो फिर आपको अपने पैसे में कम शेयर मिलेंगे। ये ठीक वैसा ही माजरा है जब एक फिल्म में हीरो की एंट्री होती है। अगर एंट्री की टाइमिंग सही रही तो फिर ऑडियंस को मजा आता है, और अगर दमदार एंट्री नहीं होती है तो फिर बोरिंग सा लगने लगता है। अब हम बात करेंगे कि कब आपको लमसम से ज्यादा पैसे मिलते हैं और कब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए ज्यादा पैसा मिलता है। सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय में ज्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम आपको 5 साल का वक्त तो देना ही पड़ेगा। हालांकि 5 साल से कम भी कर सकते हैं, पर फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और पूरे 1 साल तक आप हर महीने 5,000 एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में डालते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं, और आपने कुल मिलाकर 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब दूसरा यह है कि आप पहले महीने में ही 60,000 एक बार में लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर दें। दोनों पर मान के चलते हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। अब ये जानते हैं कि आपको इन दोनों इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट मिला। 5 साल बाद अगर आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया है तो आपको लगभग 6 लाख रुपए मिलेंगे, और वहीं अगर आप लमसम के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि लमसम एसआईपी से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुछ भी सोचने से पहले आप ये सोचिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आपने पहले महीने जो पैसा एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया था वो केवल 5,000 था, पर वहीं आपने उस महीने जो लमसम के जरिए इन्वेस्ट किया था वो 60,000 रुपए थे। इसलिए लमसम के जरिए इन्वेस्ट किए गए पैसे पर आपको कहीं ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। वहीं अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किए गए पैसे को देखें तो वो कम था, इसलिए आपको उसमें कम इंटरेस्ट मिला। दूसरी बात यह है कि एसआईपी के जरिए आपने जो आखिरी पैसा डाला कई महीनों बाद डाला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान हमने ये मानकर चला कि मार्केट हमेशा हाई रहेगा। लेकिन ऐसा वक्त भी आ सकता है, जैसे कि कोविड का टाइम आया, जब मार्केट नीचे गिर जाएगा, और जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो लमसम आपको नुकसान देता है। उस वक्त एसआईपी से कहीं ज्यादा फायदा होता है। तो इस एपिसोड को खत्म करने के पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर आपको एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और लमसम के जरिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक शांति रहती है। आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि मार्केट में क्या उथल पुथल मची हुई है। सुकून से जिंदगी बिता सकते हैं। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन वो हम अगले एपिसोड में समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कौन बनेगा करोड़पति? वैसे ये तो एक शो का नाम है, पर अगर इसी नाम को हम एक सवाल के तौर पर समझें तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा हाँ, आप करोड़पति बनना चाहते। हर एक इंसान जो कहीं पर नौकरी कर रहा है, हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, सबका सपना होता है एक दिन पैसा कमाना और बहुत अमीर बन जाना। बेशक एसआईपी आपको अमीर बना सकता है, मगर इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जितने लंबे वक्त तक आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा उतना अधिक बढ़ेगा। इसके पहले के एपिसोड्स में हमने एसआईपी के इर्द गिर्द कई सारी बातें की। आपने कई नई बातें जानी होंगी, समझी होंगी। इस एपिसोड में हम केवल और केवल इस बारे में बात करेंगे कि एसआईपी के कितने फायदे हैं। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप उस क्षेत्र में किसी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक स्किल की तरह है, इसमें भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। एसआईपी एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकते हैं। कई सारे इन्वेस्टर जब अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें कई बड़े घाटे होते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट ना कर पाने की वजह से। लेकिन जब आप एसआईपी को चुनते हैं, आपके अंदर हर महीने
एक थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट करने की आदत बन जाती है और ये आदत आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में बहुत हेल्प करती है। आपको मार्केट के रिस्क के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। और आपने एड्स में कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में मार्केट का बहुत बड़ा रिस्क होता है। लोग जब पैसे डालने लगते हैं तो स्टॉक्स के दाम बढ़ जाते हैं और लोग जब पैसे निकालने लगते हैं तो स्टॉक्स के दाम घट जाते हैं। एक आम इंसान के तौर पर आपको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप बैठकर कैलकुलेट करें कि कब कौन से स्टॉक्स के प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे। जब आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपको इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब मार्केट हाई होता है तो आपके पैसे से बस थोड़े बहुत ही म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे जाते हैं और जब मार्केट लो होता है तब आपके पैसे से अधिक संख्या में म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ली जाती हैं। इसका एक और फायदा यह भी होता है कि आप एसआईपी के जरिए कब इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपकी एंट्री टाइम कुछ भी आपके अनुसार हो सकती है, लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर स्टॉक्स को देखें तो आपका एंट्री टाइम बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तब आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप कब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का दाम, तो जब मार्केट फॉल होता है तब एनएवी बहुत कम हो जाता है और जब मार्केट राइज होता है तब एनएवी अचानक से बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से समझिए कि जब कोई एक चीज लोग खरीदना नहीं चाहते तो दुकानदार चाहता है कि उसे कम से कम दाम में निकाल दे, लेकिन जब उसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और अधिक से अधिक लोग खरीदने लगते हैं तब दुकानदार ये चाहता है कि उसे सबसे अच्छे दाम में बेचे। वो दुकानदार जिस सामान को बेचना चाहता है वही म्यूचुअल फंड की यूनिट की तरह है और उसके जो ग्राहक हैं वो इन्वेस्टर की तरह हैं जो उस यूनिट को खरीदना चाहते हैं। तो जब आप एक लॉन्ग टाइम के लिए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तब आपके एक यूनिट का एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। अच्छा, आपको मिट्टी का वो गुल्लक याद है या फिर वो पिगी बैंक जिसमें आप अपने बचे हुए पैसे डालते थे? कभी दादी से, कभी नानी से, कभी मम्मी से, कभी पापा से, सबके सिक्के लेकर आप कितने पैसे बचाते थे और जब एक दिन वो गुल्लक भर जाता था तब आप उसे फोड़ देते थे। गौर से देखिए तो गुल्लक कितने वक्त में भरता था। कभी कभी कई महीने और कई साल लग जाते थे उसे भरने में। जब आप उस गुल्लक को फोड़कर पैसे निकालते थे तो आपको उतने ही पैसे मिलते थे जितने कि आपने बचाए। पर जब आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही पैसा आपको बहुत बढ़कर मिलता है। जब आप ये शुरू करते हैं तो इससे ये बात भी तय हो जाती है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ अपने लिए बचाने वाले हैं। स्टॉप और स्किप। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको एक बात का और फायदा मिलता है। अब कई सारे फंड हाउस इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि जब आप चाहें तो आप अपना मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ महीनों के लिए पॉज कर सकते हैं या फिर इसे रोक भी सकते हैं। वैसे तो आपको लग सकता है कि ये कोई खास बात नहीं है, पर ये एक अहम चीज है, क्योंकि लाइफ में अचानक से ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आप फाइनेंशियल दिक्कतों में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में आप अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं और फिर जब आपके हालात सही हो जाएं, तो आप उसे वापस चालू कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जो कि जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आनी ही है। जैसे अगर आपको अपने बुढ़ापे की चिंता है, आपको ये चिंता है कि भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन के खर्चे कैसे उठाएंगे या उनकी शादी का खर्च कैसे उठाएंगे। ऐसी तमाम तरह की जरूरतों के लिए भी म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग स्कीम के ऑप्शंस आते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और उसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में आपको एक चीज की और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नॉर्मली जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने जाते हो तो आपको जितने शेयर खरीदने हैं आपको उसके अनुसार पैसे देने पड़ते हैं, पर जब आप एसआईपी के जरिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर यह आपके ऊपर होता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि आपके पास अभी हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपए हैं, लेकिन भविष्य में आप ज्यादा पैसे कमाने लगे तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? एसआईपी में आपको यह भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो आपके पैसे को इतना बढ़ा देती है? कभी आपने सोचा है कि कैसे आपके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ ये पैसा ग्रो करता है? इन बातों को समझना ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने किसी भी बीज को मिट्टी में बोया, फिर उस बीज को पौधे के रूप में बड़ा होते हुए देख रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा साल दर साल बढ़ता जाता है। अगला एपिसोड उसी चीज के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के सबसे पावरफुल एलिमेंट के बारे में।
इसलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप कभी YouTube पर सर्च करके देखें, तब मालूम चलेगा कि कितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमेशा इस बात के लिए यूथ जनरेशन को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने 20s में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर टाइम का खेल बहुत मायने रखता है। तन्मय भट्ट, अमन धत्तरवाल, अंकुर वारिके और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो अक्सर अपने वीडियोस में SIP के बारे में चर्चा करते हैं। SIP एक खेल ही है, बस इसमें आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप कब शुरू कर रहे हैं। कोई बंदा आपसे कम पैसा लगाता है मगर वो आपसे काफी साल पहले लगाता है, तो वो आपसे कहीं ज्यादा रिटर्न पाएगा। इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त क्या होता है? इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त होता है अभी के अभी। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं अगले साल से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा या इस बार अपने जन्मदिन से शुरू करूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं और थोड़ा सा वक्त है तो आपको इसी दिन और इसी महीने से शुरू करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक वजह है और वो वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मनी के एरिया में कंपाउंडिंग की पावर बहुत ही मायने रखती है। सबसे पहले इसको आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है। बच्चे के पिता उसे कहते हैं कि बेटे, जब तुम मेरे पास लड्डू लेकर आओगे मैं तुम्हें अपनी तरफ से भी एक लड्डू दूंगा। बच्चा पिता के पास एक लड्डू लेकर जाता है। पिता उसे एक लड्डू दे देते हैं। बच्चा फिर पिता के पास 2 लड्डू लेकर जाता है और पिता उसे फिर एक लड्डू देते हैं। तो इस तरह से वो बच्चा जितनी बार लड्डू लेकर पिता के पास जाएगा, पिता हर बार उसे एक लड्डू देंगे। लेकिन अगर पिता उस बच्चे को कहते हैं कि बेटे, अगर तुम मेरे पास जितने लड्डू लेकर आओगे मैं तुम्हें उतने लड्डू दूंगा, तो बच्चा पिता के पास एक लड्डू लेकर जाएगा और पिता उसे एक लड्डू देंगे। पिता का लड्डू मिलाकर उसके पास 2 लड्डू हो गए। अगली बार वो पिता के पास उन 2 लड्डुओं को लेकर जाएगा और फिर वो उसे 2 लड्डू और देंगे। इस तरह उसके पास 4 लड्डू हो गए। जब उन सारे लड्डुओं को लेकर वो वापस पिता के पास जाएगा तो पिता उसे 4 और लड्डू देंगे। तो पिता उसे 4 और लड्डू देंगे और इस तरह से बच्चे के पास 8 लड्डू हो गए। गौर से देखिए तो बच्चे ने केवल 1 लड्डू में ही अपना पैसा लगाया, बाकी 7 लड्डू तो उसने पिता से ले लिए। ये जो 1 लड्डू से बच्चे को 7 और लड्डू मिले, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो पिता की जगह पर म्यूचुअल फंड आ जाता है, बच्चे की जगह पर आप आ जाते हैं और लड्डू की जगह पर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट आ जाता है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है। हर एक लड्डू के ऊपर आपको एक लड्डू नहीं बल्कि एक लड्डू का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, यानी 10 से 12% रिटर्न। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग SIP में इन्वेस्टमेंट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एक नौकरी करते हैं और आपको 25,000 रुपए वेतन मिलता है। इस 25,000 में से आप 5,000 हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब करीब 20 साल तक हर महीने अपनी सैलरी का 5,000 म्यूचुअल फंड्स में डालते रहते हैं। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में लोगों को जो फायदा आया है उसकी हिस्ट्री को देखें तो उसके अनुसार आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। 20 साल तक 5,000 हर महीने डालकर आपने टोटल 12 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब आप सोच पा रहे हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप एक ऐसे विनर हैं जो पहली बार SIP के बारे में सुन रहे हैं तो आपके होश भी उड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे। जरा सोचिए कितना फायदा है। और यही कारण है कि तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को हमेशा अर्ली एज में ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर आपने 20 की उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए तो 40 की उम्र में आते आते आपके पास काफी कुछ होगा और फिर उन पैसों से आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन अगर यही अकल आपको 30 साल की उम्र में आई तो फिर आपको उतना पैसा 50 की उम्र में मिलेगा, और जिसने 20 की उम्र से शुरू किया होगा उसे 50 की उम्र में तो कहीं ज्यादा मिलेगा। अभी तक आपको कंपाउंडिंग की ताकत का अंदाजा लग गया होगा, लेकिन एक चीज है जो अभी आपको इस बारे में नहीं मालूम, वो ये कि इसकी पावर का सही इस्तेमाल और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए इसे कैसे यूज करें।
ये तो निश्चित है कि आपको अंत में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए आपको स्मार्ट प्लान की जरूरत है। एक ऐसा स्मार्ट प्लान जिसके तहत आप इन्वेस्ट करेंगे। कोई गाना था ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी है, मजा मंजिल का नहीं बल्कि सफर का होता है। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। इन्वेस्टमेंट भी एक प्रोसेस है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये एक लॉन्ग जर्नी है। जो इस जर्नी को जितने अच्छे से तय करता है, उसकी मंजिल उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग की पावर को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकेंगे। किसी ने कहा है कि जिंदगी में जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। चाहे वो रिश्तों में हो या फिर पैसों में हो या आदतों में, किसी भी और जरूरी चीज में। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझे तो इस एपिसोड के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप समझ जाएंगे। जब हम एक महीने कुछ पैसे डालते हैं, फिर अगले महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पर ऐसे करते करते हम साल के 12 महीने में म्यूचुअल फंड्स में एक कांस्टेंट अमाउंट डालते रहते हैं। मान लेते हैं आपने हर महीने 100 रुपए डाले हैं और आपको साल का 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो पूरे साल के दौरान आपने 1200 रुपए डाले और उस पर आपको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो आपके पास हो गया कुल मिलाकर 1420 रुपए प्लस उसका 10% जुड़ जाएगा। यानी कि 30 साल की शुरुआत में आपके पास 1562 रुपए होंगे। उस साल के एंड में आपको 1562 का 10% और मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आपका पैसा हर साल बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने स्मार्ट प्लान के बारे में। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको इस पैसे पर हर साल 10% का रिटर्न आता है तो 40 साल बाद ये पैसा करीब 31 लाख हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। क्या अभी आप जितना कमा रहे हैं, आज से 20 साल बाद तक आप इतना ही कमाते रहेंगे, बल्कि हर साल आपकी कुछ ना कुछ तनख्वाह बढ़ेगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को ग्रो करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो खुद से ये ठान लें कि आपको हर साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10% अपनी तरफ से ऐड कर देना है। मतलब कि अगर आप पहले साल हर महीने 500 डाल रहे थे, तो उसके अगले साल आप हर महीने 550 इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके अगले साल आप 10% और जोड़ देंगे। इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि आप हर साल जितना कमाते हैं उससे अधिक कमाने का प्रयास करेंगे, और अगर आपने हर साल अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट में 10% का इजाफा कर दिया तो 40 साल बाद आपके पास 61 लाख रुपए होंगे। और हर साल के बाद आपकी इनकम में भी तो ग्रोथ होगी। जैसे जैसे आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, तो ये गेम लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। जो इन्वेस्टमेंट आप 5 साल बाद करेंगे, अगर वो 5 साल पहले करते हैं तो उससे आपकी वेल्थ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये समय आपके लिए सही है या नहीं, क्या आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या आप अभी फाइनेंशियली तैयार हैं या नहीं, और आप ये कैसे जान सकते हैं कि किस समय आप फाइनेंशियली तैयार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर आपके दिमाग में अब तक एक गुत्थी चल रही थी कि पीएफ और एसआईपी में से आखिर कौन सा बेहतर है, अगले एपिसोड में हम एक बॉक्सिंग मैच कराएंगे। ये बॉक्सिंग मैच होगा एसआईपी और पीपीएफ के बीच में। तो क्या इस मैच का मजा लेने के लिए तैयार हैं आप? अगर हां, तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ नया होता है, तो कई बार हम उसे स्वीकार नहीं करते। कई बार कुछ रास्तों पर जब मुश्किलें ज्यादा होती हैं, तो हम उन पर चलना नहीं चाहते। कई बार हम चीजों को नुकसान और फायदे के दायरे से बाहर निकलकर नहीं देखते, और यहीं पर हम एक बड़ी गलती करते हैं। आप सभी ने आज तक पीपीएफ के बारे में सुना होगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पीपीएफ और एसआईपी में क्या चीजें अलग हैं। उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे जिस पर लोग अक्सर सोचते हैं या फिर कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इन कारणों के कारण पीपीएफ एसआईपी से बेहतर है, तो हम उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न की बात इसलिए क्योंकि आखिर में फायदा ही तो मायने रखता है। आप पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि आपको फायदा हो। अगर हम देखें कि
पीपीएफ से हमें कितना रेट मिलता है, तो साल भर में करीब 7 से 8% का रिटर्न देता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 12 से 15% तक रिटर्न मिलता है। और अगर मार्केट की कंडीशन बढ़िया रही तो फिर आपको 17 से 21% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। अभी भले ही आपको ये नंबर परसेंट में सुनने में छोटे लग रहे हों, लेकिन जब आप अपना पैसा बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तब यही नंबर आपके फ्यूचर वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर ला देते हैं। लाइफ में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए चाहे पीपीएफ हो या फिर एसआईपी, बहुत सोच समझकर और गौर से चुनें। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप चाहेंगे तब आप पैसे निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ गई तो क्या आप अपने म्यूचुअल फंड्स या फिर पीपीएफ के अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये सिचुएशन बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। हम पहले से इनके बारे में सोच नहीं सकते हैं और उसमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो सोचना पड़ता है कि हम पैसा कहां से लें। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस दौरान आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। वहीं म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे कि ईएलएसएस में आपका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल का ही होता है और आप बीच में पैसे निकाल सकते हैं। और विड्रॉ करने का तरीका बेहद आसान होता है। पीपीएफ में भी आपको एक मौका मिलता है। आप 7 साल बाद बहुत जरूरी होने पर, जैसे कि आपको कोई घर खरीदना हो या कुछ वैसा ही हो, तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं निकाल सकते। पर एसआईपी में आप घर बैठे अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। बस आपको एक छोटा सा अमाउंट एग्जिट चार्ज के रूप में देना पड़ता है। अब तीसरा सबसे जरूरी मुद्दा है टैक्स। पीपीएफ के जरिए टैक्स पर आपका बहुत सा पैसा बच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून के हिसाब से सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता और पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है। ट्रिपल ई कैटेगरी का सिंपल अर्थ है कि आप निवेश से लेकर मैच्योरिटी अमाउंट पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरेंगे। यानी कि आप जितना निवेश करें उसके ऊपर जितना कमाएं, आपको इसमें से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में किसी भी साल 1 लाख से अधिक मुनाफा होने पर 10% का टैक्स लगता है। और अच्छी बात यह है कि ये 10% टैक्स 1 लाख के बाद जितना मुनाफा आपको होता है उस पैसे पर ही लगता है। खैर, टैक्स के मामले में तो पीपीएफ एसआईपी से कहीं ज्यादा बेहतर है। पर जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चुनते हैं तो आपको केवल एक एंगल नहीं देखना होता है, आपको सारे एंगल को सही से जांच और जानकारी लेनी पड़ती है। आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूब ही कमाल है, महंगाई डायन खाए जात है। सच है, महंगाई ने हम सभी को परेशान कर रखा है। हर 5 से 10 साल के बाद दुनिया कहीं आगे पहुंच जाती है। आपने कभी ना कभी अपने दादा और पापा को यह कहते सुना होगा कि हमारे जमाने में तो चावल 2 रुपए किलो मिलते थे, और ऐसे ही और भी कई सारे किस्से सुने होंगे। पीपीएफ की रिटर्न को हम देखें तो ये केवल सिंगल डिजिट में है, यानी कि अधिक से अधिक 8 से 9% ही रिटर्न आ सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर्स की महंगाई को देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कई सेक्टर्स में महंगाई डबल डिजिट में बढ़ती है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा जब कॉलेज जाएगा तब आप अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों से उसके कॉलेज की फीस भर पाएंगे, तो फिर हो सकता है कि पीपीएफ के जरिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि महंगाई जब डबल डिजिट के परसेंटेज में बढ़ेगी तो फिर पीपीएफ का रिटर्न आपके लिए कामयाब साबित नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डबल डिजिट्स में रिटर्न मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि महंगाई को मात देने के लिए एसआईपी कहीं ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीपीएफ में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता। ये बात पूरे तरीके से सच है कि पीपीएफ में आपको कोई रिस्क नहीं होता। आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, इसकी पूरी संभावना होती है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि पीपीएफ एसआईपी से बेहतर है। ये बात भी सही है कि एसआईपी में कहीं ज्यादा रिस्क है। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको एसआईपी चुनना चाहिए या फिर एसआईपी आपके लिए बेहतर है? गौर से समझिए, पीपीएफ में आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 15 साल के लिए। वैसे ही जब आप एसआईपी में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 15 साल के लिए, तब रिस्क लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। इसीलिए आपको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मगर वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हाई रिटर्न लेने के लिए
एसआईपी चुनेंगे पर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेशक रिस्क ज्यादा है। हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर सीए रचना राणा डे कहती हैं, आदमी हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाएगा। चलिए एक सवाल के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्टॉक्स और एसआईपी में कौन सा बेहतर है और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दोनों के बारे में कितना मालूम है और कितना नहीं, क्योंकि अगले एपिसोड में आखिर आपको मालूम चल ही जाएगा। जब एक बार लोगों को यह मालूम चलता है कि एसआईपी पीपीएफ से कहीं अच्छा रिटर्न देता है, तब कई लोग ये सोचते हैं कि अब से हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जब उन्हें यह मालूम चलता है कि एसआईपी से भी अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में है, तब वे लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी को भी छोड़ो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बात में कंफ्यूज कर जाते हैं कि उन्हें एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें दोनों में इन्वेस्ट करने का मन है तो हम क्या करें। सबसे पहले आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। भारत में घूमना किसे नहीं पसंद? तो जब आपको बाहर जाना है घूमने के लिए किसी दूसरे राज्य में जहां के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि खुद से ट्रेन का टिकट कटाएं और बस घूमने निकल पड़ें। और आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप किसी एजेंट के पास जाएं या किसी ट्रैवल कंपनी के पास जाएं और उस ट्रैवल कंपनी को पैसे दें और वे आपके घूमने की सारी व्यवस्था कर दें। इन दोनों तरीकों से घूमने का अपना अलग ही मजा है। पहले तरीके में आपको कई सारी मुश्किलें आएंगी तो कई सारे अलग अनुभव भी आएंगे। आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर कोई नहीं गया हो सकता है आपको कुछ सस्ते और अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएं। वहीं दूसरे वाले में आपको यह फायदा है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। आपके रहने का, खाने का और घूमने का सारा प्लान ट्रैवल कंपनी कर देगी, आपको बस उसे पैसे देने होंगे। तो पहला तरीका जिसमें आपने खुद से घूमा वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की तरह है, और दूसरा तरीका जिसमें आप एक ट्रैवल कंपनी के जरिए घूमने गए वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश की तरह है। स्टॉक्स में आपको सारी चीजें खुद से समझनी पड़ती हैं। हर एक रुपया जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं जब आप बात म्यूचुअल फंड्स की करते हैं तो फिर आपको बस अपना पैसा फंड हाउस को देना होता है और फिर फंड हाउस उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जिस तरह से जब आप अकेले ट्रैवल करेंगे और एक अनजान जगह पर जाएंगे तो कई सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं। जैसे आपको कुछ लोग ठग भी सकते हैं, आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। ठीक वैसे ही स्टॉक्स में भी आपके साथ हो सकता है। इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, हर एक चीज को अच्छे से और बारीकी से समझना पड़ेगा, मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी रखनी होगी। अब अगर आप इस बात में कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में, तो फिर आपको इन 5 कारणों को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप पैसा डालते हैं तो उसे एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है। उन एक्सपर्ट्स के पास हमसे कहीं ज्यादा नॉलेज होती है, इसलिए आम लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आम इन्वेस्टर्स जाकर के कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, ना ही कंपनी के मालिकों से उनकी बातचीत हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस कई लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास कई करोड़ रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आसानी से इनसे बात कर लेते हैं। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी आगे क्या करने की सोच रही है, ये सब जानकारी इन्हें आसानी से मिल जाती है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज ये है कि जब आप स्टॉक्स में एक शेयर खरीदते हैं तो आपको एक शेयर का दाम देना पड़ता है। कंपनी के एक शेयर का दाम 30,000 रुपए है, किसी कंपनी के एक शेयर का दाम 80,000 रुपए है, और आपके पास इतना पैसा नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब वहीं आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो ऐसा होता है कि आपको हर महीने में केवल 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी कंपनी के शेयर का दाम 50,000 रुपए है, तो फंड हाउस अलग अलग लोगों के पैसे मिलाकर 50,000 में एक शेयर खरीद लेता है, फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में बांटकर अपने इन्वेस्टर्स को दे देता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और फायदा है जो कि आपको म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स के ऊपर मिलता है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के समय आप किसी एक कंपनी पर भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा मुश्किल होता है। अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वे कंपनी सुपर डुपर परफॉर्म करती है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वो कंपनी डूब गई
तो आपको बहुत बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। जब आप म्यूचुअल फंड को देखें तो उसमें आप आसानी से कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी पैसा देते हैं फंड मैनेजर्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप हर कंपनी के पोर्टफोलियो को देख सकें और एनालाइज कर सकें। आपको यह भी देखना होगा कि अगर कोई कंपनी किसी वक्त में नीचे गिरी है तो क्यों और कैसे। आपको कई सारे ऑनलाइन टूल समझने पड़ेंगे जिसके जरिए आप उनके पास डेटा और पैटर्न देख सकें। स्टॉक्स में आपके पास फ्रीडम बहुत ही ज्यादा है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत डिसिप्लिन और रूल्स हैं। हर स्कीम में यह तय होता है कि आपको कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और एक कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस सवाल पर आते हैं कि आखिर आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल गोल है जिसे आपको पूरा करना है, जैसे कि आपको घर खरीदना है या फिर कुछ सालों बाद बच्चों के कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इन चीजों पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और इसलिए ऐसे फाइनेंशियल गोल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप पैसा खोने के लिए तैयार हैं, तो आप पैसा स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हमने स्टॉक्स मार्केट के बारे में इतना कुछ जान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स ये सब एक ही चीजें हैं, पर हकीकत ये नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में 0 से लेकर 100 तक जानेंगे सब कुछ अगले एपिसोड में। उसके बाद आपकी लाइफ में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत। उसके टाइप के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके मन में म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या सवाल हैं, आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप टीवी देखते हैं, आपके घर में कोई और टीवी देखता है, तो आपने कभी ना कभी ये लाइन सुनी होगी। तो हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड का नाम बहुत बार सुन चुके होते हैं, मगर इसके बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते। कुछ लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुकू एफएम पर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे इस एपिसोड में। तो ऐसा सोच लीजिए कि आपको बाजार जाना है और आपके घर में आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपके पापा हैं और दादा और दादी हैं। तो जब आप बाजार के लिए निकलते हैं तो आपकी बहन आपको कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं कि मेरे लिए शैम्पू लेते आना। फिर मम्मी आपको कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि बेटा सब्जी लेते आना। उसके बाद पापा आपको कुछ पैसे देते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा जा और मेरे लिए दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लेते आना। उसके बाद आपके दादा और दादी आपको बोलते हैं कि उनके लिए नवरत्न तेल लेते आइएगा। अब इतने लोगों के पैसे आपने लिए और आप बाजार गए शैम्पू के लिए, ब्लेड के लिए, सब्जी के लिए और नवरत्न तेल के लिए। आप अलग अलग दुकानों पर गए और इन सबको खरीद कर ले आए। जब आपने सबको खरीदा तो हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे बच गए हों। उसे आप अपने पास रख लेंगे, फिर मुस्कुराते हुए घर जाएंगे और सबके सामान सबको दे देंगे। म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है। कई सारे लोग यानी कि कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। दरअसल वे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि वे उसे एक फंड मैनेजर को दे देते हैं। उसके बाद वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करता है। आप जितने पैसे देते हैं उसे वे अपने दिमाग के अनुसार बांटकर अलग अलग जगहों पर लगाता है। इसी तरह से जितने लोगों के पैसे उसके पास आते हैं वे उन लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करता है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, मैं खुद ही अपना पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? इसलिए क्योंकि उसे मार्केट की आपसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है और आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपके पैसे को सही जगह लगाएगा। एक तरह से सीधे शब्दों में ये एक और देश है जिसमें कई सारे लोग अपने पैसे देते हैं ताकि वो इन्वेस्ट किया जा सके। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि फंड मैनेजर को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या वो उस पैसे को अपने सारे इन्वेस्टर्स में बांट देगा? दरअसल वो उन पैसों में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको याद है ना कि आप जब बाजार गए थे तो आपने कुछ पैसे बचा लिए थे और उसे अपने पास रख लिया था। आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसमें से 1 से लेकर 3% तक का पैसा फंड मैनेजर अपने पास रख लेते हैं। इसी को तो कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंस रेशियो। ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनके पास मार्केट की नॉलेज नहीं होती या फिर इतना वक्त नहीं होता कि वो रिसर्च करें और सही जगह पर इन्वेस्ट करें।
इसलिए वो म्यूचुअल फंड्स को चुनते हैं ताकि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे और बचे हुए पैसे कोई प्रोफेशनल इंसान सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको और आपके 3 दोस्तों को किसी पार्टी में जाना है और आप चारों मॉल में जाते हैं ताकि आप लोग पार्टी के कपड़े खरीद सकें। वहां पर आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दिखता है। ऑफर ये होता है कि आप 1200 रुपए देकर 4 कपड़े खरीद सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि आप सबके पास 300 रुपए ही हैं। इसलिए आपने मिलकर ये डिसाइड किया कि चारों अपने पैसे मिलाकर खरीदें तो काम बन सकता है। इस तरह से आप चारों ने पैसे मिलाए और कुल मिलाकर ये 1200 हो गए। तो इस तरह से आप सबने मिलकर उन कपड़ों को खरीद लिया। आप अपनी लाइफ में कई सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, महंगे कॉलेज की फीस के लिए। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल जरूरतें हैं उनके अनुसार अलग अलग तरह की स्कीमों में जाकर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितना अमाउंट आपको चाहिए होगा उतना पैसा आपको कितने सालों में मिलेगा ये भी आपको मालूम चल जाएगा। या फिर आप बहुत सिंपल तरीके से केवल बचे हुए पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए जो भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर वे कितने पैसे अपने मैनेजमेंट एक्सपेंस के लिए काटेंगे, इन सब चीजों पर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं ताकि आम इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे ना काट सकें। यहाँ पर एक और टर्म है जिसे समझने की जरूरत है, वो है NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का दाम होता है। इसी दाम के बेसिस पर म्यूचुअल फंड खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत यह है कि आखिर NAV किस तरह से निर्धारित होता है और ये भी कि ये हर दिन चेंज होते रहता है। म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में आपके पैसे को लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस हर दिन बदलते रहते हैं इसलिए म्यूचुअल फंड में भी NAV हर दिन बदलता रहता है। कभी कभी आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि म्यूचुअल फंड तो कई तरह के होते हैं, आखिर हम इतनी माथापच्ची कैसे करेंगे। सही बात है, पहले ऐसा होता था। अलग अलग तरह के फंड हाउस हमेशा नई नई तरह के म्यूचुअल फंड लेके आते थे और कहते थे अब इसमें इन्वेस्ट करो, और जो इन्वेस्टर है वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैं किसमें इन्वेस्ट करूं। जाहिर सी बात है कि अगर हर एक फंड हाउस अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आएंगे तो फिर आपको सबके बारे में जानना पड़ेगा, सबके फायदे और घाटे समझने पड़ेंगे। उसके बाद आप कोई एक स्कीम चुनेंगे। इसलिए सेबी ने यह तय कर दिया कि म्यूचुअल फंड्स केवल 5 तरीके के होंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड में यह होता है कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स से पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये पैसे केवल और केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। डेट फंड, इसमें जो पहला स्टेप है वो सेम रहता है, तो पहले स्टेप के तौर पर इन्वेस्टर से पैसे ले लिए जाते हैं। जो अलग होता है वो है दूसरा स्टेप। इन्वेस्टर का पैसा इस बार स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि लोन के तौर पर दिया जाता है। तो इसमें यह बात तो जाहिर है कि रिस्क पहले वाले से कम ही होता है। हाइब्रिड फंड में यह होता है कि मुश्किल से पैसे लेकर किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। इसमें से कुछ पैसे आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं और कुछ पैसे लोन के तौर पर दिए जाते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, तो हमारी जिंदगी में कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं हमारी प्रेजेंट लाइफ में नहीं होती। ये चिंता ऐसी होती है जो भविष्य में कुछ सालों बाद एक निर्धारित टाइम पर आने वाली है। जैसे कि शादी की चिंता नहीं बल्कि आपके बच्चों की शादी की चिंता, आपके बच्चों के कॉलेज की चिंता। तो इन चीजों के अलग अलग तरह के सोल्यूशन वाली स्कीम लेकर आते हैं जिसमें आपको निर्धारित अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना होता है और एक टाइम फ्रेम के बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। अदर्स फंड, बाकी जितने भी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आपने एक म्यूचुअल फंड का बहुत नाम सुना होगा, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में सारा पैसा निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी दाल चावल खाया है? हंसी आ रही होगी कि कितना बकवास सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दाल में नमक नहीं हो या फिर सब्जी में नमक नहीं हो तो आपको कैसा लगता है? जाहिर सी बात है कि मजा ही खराब हो जाता है। वैसे नमक है तो बहुत ही छोटी सी चीज, लेकिन खाने का टेस्ट में बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड की हर एक स्कीम में एक नमक जैसी चीज होती है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और इसी के बारे में बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा ही, इसीलिए यहीं
इस पल का मजा लेते हैं। अभी मैंने जो बोला, इसे सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। बिल्कुल सही पहचाना। ये जवानी है दीवानी फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। जब हम यहाँ पर एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन फिल्मी डायलॉग को क्यों लेकर आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद पहले थोड़ा बहुत एसआईपी के बारे में जानते होंगे और फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि कभी फुर्सत से जब लाइफ में कुछ पैसे कमाने लगेंगे या कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तब एसआईपी शुरू करेंगे। अगर आप इस तरह से खुद को एक्सक्यूज देंगे तो बहुत कुछ आप खो देंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जिस तरह से ये जवानी है दीवानी में नैना कहती है कि हम जितना भी ट्राई कर लें हमेशा कुछ ना कुछ बाकी ही रहेगा, इसलिए हमें बस इस पल का मजा लेना चाहिए। वैसे ही एसआईपी इस पल के मजे की तरह है। कहने का मतलब है कि एसआईपी शुरू करने का कोई सही वक्त नहीं होता, बस शुरू कर देना चाहिए। तन्मय भट्ट एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है। कहते हैं द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एसआईपी इज नाउ। मतलब आपको अभी के अभी इसी महीने से एसआईपी को शुरू कर देना चाहिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऊपर के एपिसोड में हमने सुना कि कैसे एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लेते हैं कि आपके 3 दोस्त हैं। पहले दोस्त ने 20 साल की उम्र में एसआईपी में इन्वेस्टिंग शुरू की है, दूसरे दोस्त ने 30 साल की उम्र में एसआईपी में इन्वेस्टिंग शुरू की है और तीसरे दोस्त ने 40 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की है। ये भी मान लेते हैं कि तीनों ने हर महीने 2000 इन्वेस्ट किया है। अगर हम 12% का रिटर्न लें तो 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तीसरे दोस्त ने 4.8 लाख इन्वेस्ट किए होंगे और उसे एंड में मिलेगा 20 लाख रुपए। वहीं आपके दूसरे दोस्त ने कुल 7.2 लाख इन्वेस्ट किए और उसे मिले कुल 70.6 लाख रुपए। तो देखा आपने कितना बड़ा अंतर है। लेकिन अब जब आप पहले दोस्त के बारे में सुनेंगे तो समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि आपको अभी के अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। पहले दोस्त ने 60 साल की उम्र तक 9.6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एंड में उसने पाए 2.4 करोड़ रुपए। अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि इन्वेस्ट करना है तो मार्केट की समझ होनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि मार्केट कब डाउन रहेगा और कब हाई रहेगा। हो सकता है कि यह सब आपको थोड़ा माथा पच्ची लगे, लेकिन एसआईपी में आपको यह झंझट नहीं है। आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी कि मार्केट कब हाई है और कब लो है। आपको बस एक छोटा सा अमाउंट एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। सबसे अच्छी बात है कि आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कमाते नहीं हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा पैसा बचाकर जो फालतू के खर्चे करते हैं उसको थोड़ा कम करके एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप एसआईपी शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पर देना चाहिए वो है कि आप इसे कब तक जारी रखेंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि वे 1 साल तक एसआईपी के जरिए निवेश करेगा तो ये एक सही आइडिया नहीं है। अगर आप छोटे समय के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको उसका असली मैजिकल पावर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी बात इन्वेस्टमेंट की हो तो कम से कम 5 साल तक तो करनी ही चाहिए, और अगर 5 साल से ज्यादा हो जैसे कि 10 साल 15 साल तक तो ये और बेहतर है। सबसे बेस्ट उस सिचुएशन में होता है जब आप अपने 19 साल या 20 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं और 50 या 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हर साल आप अपने महीने के इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट मैच्योर होकर 30-40 साल बाद मिलेगा। अगर आपको फिलॉसफी पसंद है तो आपने इस बात के बारे में जरूर सुना होगा कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत अहम होती हैं। एक आम इंसान बारीक चीजों पर इतने गौर से नहीं सोचता, लेकिन वहीं एक बड़ा इंसान हर एक बारीक चीज पर बड़े गौर से सोचता है। ये फिलॉसफी म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई होती है। एक्सपेंस रेशियो वो पैसा होता है जो फंड हाउसेस आपसे फीस के तौर पर लेते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ परसेंटेज काट लेते हैं। कितना परसेंट काटना है उसके लिए कुछ नियम तय हैं, पर अगर आपने इस चीज पर इन्वेस्टिंग करते वक्त सही से नहीं ध्यान दिया तो फिर आपको कई लाख का नुकसान हो सकता है। इसलिए इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक्सपेंस रेशियो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है और किस तरह से हम अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना होगा कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई ऐसी चीज है जो इंसान को परेशान कर देती है। मान लेते हैं कि आपके पास 60 रुपए हैं। अब ये मान लेते हैं कि आप एक शहर में हैं जहां पर आटे का दाम 30 रुपए किलो है, तो आप 60 रुपए में केवल 2 किलो आटा खरीदते हैं। लेकिन फिर आप एक गांव जाते हैं। गांव में कई किसान रहते हैं
और उस गांव में आपको आटे का दाम 15 रुपए किलो मिलता है, तो आप 60 रुपए में 4 किलो आटा खरीद के लाते हैं। तो आपने देखा, आपके पास पैसे उतने ही थे, पर आपने पहले से 3 किलो अधिक आटा लिया। ऐसा क्यों हुआ कि दुकान पर आपको वही आटा 30 रुपए किलो मिला? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले उस आटे को किसान ने बनाया होगा और फिर उसे किसी व्यापारी को बेचा होगा। उस व्यापारी ने किसी होलसेलर को बेचा होगा, उस होलसेलर ने किसी दुकानदार को बेचा होगा, उसके बाद उस दुकानदार ने आपको बेचा। हालांकि बीच में और भी कई लोग आ सकते हैं, पर हम इसे बस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे। इसलिए जितने भी लोगों के जरिए वो आटा गुजरा, उन सब का पैसा उस ग्राहक से वसूला जाएगा जिसने अंत में उसे खरीदा। एक्सपेंस रेशियो ये कोई तय पैसे नहीं होते कि फंड हाउसेस आपसे इतने पैसे लेंगे। ये पैसा वे आपसे परसेंटेज में लेते हैं। 1 से 3% के बीच में कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज में लेने का मतलब है कि आपको जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट उन्हें भी होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके 100 रुपए कमाएंगे तो वो फंड हाउस अपने पास 2 रुपए रखकर आपको 98 रुपए देंगे। वहीं अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो फंड हाउस 20 रुपए अपने पास एक्सपेंस रेशियो के तौर पर रखकर बाकी पैसे आपको देंगे। अभी आपको ये अमाउंट बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप एक बड़ा अमाउंट कमाएंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है। इसमें आपको कई लाख का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप जिस भी स्कीम को चुने उसके एक्सपेंस रेशियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप कब और कैसे एक्सपेंस रेशियो के पैसे भरते हैं। वो आपका पैसा अलग से नहीं काटते, बल्कि एनएवी की प्राइस ड्रॉप करके उसी में से मैनेज कर लेते हैं। आपको मालूम ही नहीं चलता और आपके प्रॉफिट से पैसा कट जाता है। उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना होगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में। एक्सपेंस रेशियो का उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है, लेकिन इस ट्विस्ट के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अपनी डेली लाइफ में हम सभी ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां पर हमें किसी सामान के लिए या किसी काम के लिए 2-3 आदमियों से गुजरना पड़ता है। कई शहरों में ऐसा होता है कि आपको एक ब्रोकर के जरिए रूम खोजना पड़ता है। मतलब कि आप जाकर सीधे तौर पर एक रूम नहीं ले सकते, पहले आप एक ब्रोकर से मिलते हैं। वो ब्रोकर कई सारे खाली रूम्स को जानता है और उसमें से आपको जैसी फैसिलिटी चाहिए उनके अनुसार एक रूम दिखाता है। उसके बाद आप उस ब्रोकर को उस रूम के लिए देते हैं पैसे। वो ब्रोकर उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और कुछ पैसे रूम के असली मालिक को दे देता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि 10,000 से 15,000 रुपए ब्रोकर अपने पास रख लेते हैं। सोचिए, अगर आप एक रूम किराए पर लेते हैं जिसका भाड़ा 10,000 रुपए है, पर जब आप पहली बार उस रूम को रेंट पर लेते हैं तब आपको ब्रोकर को 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। अब जरा ये सोचिए कि अगर यही रूम आपने ब्रोकर के जरिए नहीं लिया होता, आपको रूम ढूंढना आता होता और आपने खुद से रूम ढूंढकर मकान मालिक से बात करके सीधे उससे लिया होता, तो जो पैसा आपने ब्रोकर को कमीशन के तौर पर दिया वो बच जाता। ये जो फ्लैट ढूंढने का काम है ठीक वैसे ही है जैसे आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड की एक अच्छी स्कीम देखनी है। जब आप फ्लैट देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या आपको जो फायदे चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको उसमें लंबे वक्त तक रहना हो सकता है। क्या उसका हर महीने का रेंट सही है या नहीं। वैसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी हम देखते हैं कि क्या वो स्कीम हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। एसआईपी के जरिए हर महीने जो इंस्टॉलमेंट हम देंगे वो अफोर्डेबल है या नहीं। जिस तरह से हम रूम को खुद से भी ढूंढ सकते हैं और एक ब्रोकर के जरिए भी ले सकते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम में हम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी ब्रोकर के जरिए उसकी सलाह और मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि कोई बीच का आदमी नहीं होता, हमें मालूम होता है कि हमें कौन सी स्कीम चाहिए। हम उस स्कीम को चुनते हैं और उसमें अपने पैसे हर महीने डालने लगते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्लान। पर वहीं जब आपको ये नहीं मालूम कि आपके लिए कौन सी स्कीम सही है, तब आप एक इंसान को चुनते हैं जो आपसे पैसे लेकर आपके लिए जो स्कीम सही होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। इसे हम लोग रेगुलर प्लान कहते हैं। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान अलग होते हैं। रेगुलर प्लान में आपके पास एक एजेंट होता है जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में गाइड करता है, पर यह काम फ्री में नहीं करता। इसके लिए उसे फंड हाउस से पैसे मिलते हैं और वो पैसे आपके एक्सपेंस रेशियो से काटे जाते हैं। इसीलिए हमें एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान
दोनों के लिए एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होते हैं। और ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो भले ही आपको देखने में कम लगे, पर 0.5% भी लॉन्ग टर्म में लाखों का अंतर ला देता है। जैसे कि हम अगर देखें एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, अगर आप इसमें डायरेक्ट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.49% है। वहीं अगर आप इसमें रेगुलर प्लान के जरिए निवेश करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो 1.7% होगा। अब सवाल है कि आखिर आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में से कौन सा चुनना चाहिए। अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास पैसा है और साथ ही कई सवाल भी हैं, जिसे ये नहीं मालूम कि उसे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो ये नहीं जानता कि उसके लिए कौन सी स्कीम सही है, ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि आप रेगुलर प्लान चुन लें। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए और आपको इस पूरे सफर में सलाह देने के लिए एक एजेंट मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको ये मालूम है कि आपको किस म्यूचुअल फंड को चुनना है, आप अच्छे से समझते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे फायदेमंद है, ऐसे में आप डायरेक्ट प्लान चुन सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है जो कि आमतौर पर कई लोग करते हैं। अगर आप शुरुआत में सीखना चाहते हैं तो आप एक रेगुलर प्लान ले सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो आप अपने प्लान को चेंज करके डायरेक्ट प्लान में भी तब्दील कर सकते हैं। ऐसे में आपके पास ये चॉइस होती है कि जब तक आप चाहें रेगुलर प्लान रखें और जब आप चाहें डायरेक्ट प्लान कर दें। अब आप समझ गए कि आपको रेगुलर नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। चलिए आपको बता दें कि कैसे आप अपने रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में बदल सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका और स्मार्ट तरीका। पुराना तरीका यह है कि आप एक पेन और पेपर लेकर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उन सब की लिस्ट बनाएं। ये पता करें कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टर्म्स हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन सी स्कीम में एग्जिट लोड है और कौन कौन सी स्कीम में नहीं है। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि आप किसी स्कीम को छोड़ना चाहते हैं, अगर तय समय से पहले, तब आपके ऊपर कुछ चार्ज लगता है। तो आज के वक्त में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। आप आसानी से इंटरनेट पर जाकर ऐप्स के बारे में पता कर सकते हैं। उन पर आपको हर एक डिटेल मालूम पड़ जाएगी। सबसे पहले वे ऐप्स की कुछ जानकारियां लेंगे। उसके बाद जब आप किसी स्कीम को खोलकर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि उस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा या नहीं। आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि कितने वक्त तक इन्वेस्ट करने पर अधिक टैक्स देने से बच जाएंगे। अब सवाल ये है कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में से कौन सा बेहतर है। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान रेगुलर से बेहतर है क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन असल में ये सब अलग अलग इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है। उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वे कितना वक्त देना चाहते हैं। क्या आपने कभी निफ्टी का नाम सुना है? आखिर ये है क्या और क्यों कई लोग इसका इतना जिक्र करते हैं? आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं डूबे तो उसे निफ्टी में लगा दीजिए, या फिर ऐसा कि निफ्टी में पैसा डूबेगा तो पूरा देश गिर जाएगा। आपके मन में अभी से सवाल आ रहे होंगे इसके बारे में जानने के लिए, तो चिंता मत करिए क्योंकि अगले एपिसोड में आपको इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बहुत से लोग जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने कभी ना कभी इंडेक्स फंड्स का नाम जरूर सुना होगा। इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने से पहले कुछ सवाल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत बार मार्केट बहुत ज्यादा हाई होता है और उस वक्त लोग चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाए। ऐसे ही कई दफा मार्केट बहुत डाउन होता है और लोग चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा हाई हो जाए। स्टॉक मार्केट को देखें तो इसमें कई हजार कंपनियां हैं और अगर आपको यह जानना है कि मार्केट अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हर एक कंपनी का पोर्टफोलियो निकालकर चेक करेंगे। मान लीजिए कि एक कंपनी को फायदा हुआ है, किसी दूसरी कंपनी को नुकसान हुआ है। ऐसे ही कई सारी अलग अलग कंपनियां होंगी और सबके बारे में जानकारी लेना संभव नहीं है। तो फिर आखिर ये कैसे पता करें कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है? इसके लिए इंडेक्स बनाया गया। देश की 50 बड़ी कंपनियों के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर की कंपनी होती हैं और इन्हीं 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस के अनुसार हम लोग मार्केट को जज करते हैं। जब इनमें से अधिकतर कंपनियां मार्केट में ग्रो करती हैं, तब हम कहते हैं कि मार्केट आगे बढ़ रहा है। और यहाँ अधिकतर कंपनियों को लॉस होता है, तब हम कहते हैं कि मार्केट डाउन है। इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड है उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड जाहिर है कि ये निफ्टी 50 के द्वारा लिस्ट की गई 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा।
इन 50 कंपनियों में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, तो इसका परसेंटेज 13% है। मतलब ये कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स फंड आपके 13 रुपए को रिलायंस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देगा। ये परसेंटेज फिक्स नहीं होते और हमेशा बदलते रहते हैं। हर 6 महीने पर इंडेक्स में नई कंपनी आती है और कुछ कंपनियां बाहर चली जाती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा 50 कंपनियां होंगी और यह भी जरूरी नहीं कि ये सब एक ही सेक्टर की कंपनियां हों। जिस सेक्टर में मार्केट जितना ग्रो कर रहा होगा उस सेक्टर से उतनी ज्यादा कंपनियां होंगी। हम बात कर लेते हैं एक्टिव फंड्स की। इसका मतलब वे सारे फंड्स जिसमें आपको एक स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें ये दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये सब पहले से तय नहीं रहता। यहाँ पर फंड मैनेजर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वे सब अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार हमारे इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनियों में बांटते हैं। अब ये समझते हैं कि आपको आखिर इंडेक्स फंड क्यों चुनना चाहिए। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब आप किसी बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1.5 होता है। पर वही बात जब इंडेक्स फंड की आती है तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.2 ही रह जाता है। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों में कितना कम अंतर है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा अंतर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान करा देता है, जैसा आप सोच भी नहीं सकते। आपको कई लाख का घाटा आसानी से हो जाएगा अगर आप इन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। पर वहीं जब एक दूसरे नजरिए से देखें तो चीजें बदल जाती हैं। मतलब कि एक्टिव फंड्स में कई बार रिटर्न आपके इंडेक्स फंड से ज्यादा मिलते हैं, तो इंडेक्स फंड से ज्यादा प्रॉफिट आपको एक्टिव फंड में हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन का मामला तब आता है जब आप कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट को सुनते हैं। विदेश के कई सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड से बेहतर हैं। लेकिन जब भी बात मार्केट रिस्क स्टॉप्स की हो तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ध्यान में रखना है। ठीक वैसे ही जैसे कि धरती के किसी जगह पर बहुत ज्यादा बर्फ है तो वहां पर लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे जो उनके शरीर को गर्म रखें। वहीं धरती की किसी दूसरी जगह पर जहां बहुत गर्मी होगी तो लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। जब हम बाहर के देश जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी को देखते हैं तो वहां छोटी कंपनियों की ग्रोथ बहुत ही मुश्किल है और बड़ी कंपनियां स्टेबल हैं। कोई नई कंपनी मार्केट में तेजी से आगे बढ़े ऐसा होना बहुत मुश्किल है। पर बाहर बाजार को देखते हैं तो यहाँ हर दिन कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं और इन सब में से कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं जो बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो करते हैं। ये जो नए स्टार्टअप्स और नई कंपनियां मार्केट में तेजी से ग्रो करती हैं, जब कोई इंसान एक्टिव फंड्स के जरिए इनमें इन्वेस्ट करता है तब ये कंपनी बहुत हाई रिटर्न लेकर आती हैं। जब हम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे पैसे को 50 अलग अलग कंपनियों में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं जब हम अपने पैसे को किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ हिस्सा रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक्टिव फंड में 100 रुपए डाले तो फंड मैनेजर 65 इन्वेस्ट करके 35 बचाकर रख सकता है और जिस वक्त मार्केट डाउन होगा तब वो 35 रुपए में अधिक शेयर खरीद सकता है। इंडेक्स फंड में एक और चीज है, जैसे कि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और हिस्ट्री में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया होता है तब वे कंपनीज इंडेक्स में चली आती हैं। उस नई कंपनी के बदले जो कंपनी इंडेक्स में खराब परफॉर्म करती है, जिसके शेयर्स के दाम गिर जाते हैं, वो इंडेक्स के बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से आप ऐसा देख सकते हैं कि सिर्फ महंगी कंपनियां या ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स के दाम महंगे होते हैं वही इंडेक्स की लिस्ट में होती हैं। तो ऐसे में आप महंगी कंपनी के कम शेयर ही खरीद पाते हैं। पर ये बातें ऐसी थी जो कि हमने आपको बताई कि मार्केट में कैसे काम होता है। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सच्चाई यह है कि ज्यादातर एक्टिव फंड में सही से किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक पिक नहीं हो पाता। इस कारण से वास्तव में एक्टिव फंड का रिटर्न इंडेक्स फंड से कम आता है। इसलिए ज्यादातर लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ एक्टिव फंड ऐसे हैं जो इंडेक्स फंड को 5 से 10% से पीछे कर देते हैं। मतलब इन एक्टिव फंड्स पर आपको इंडेक्स फंड से 5 से 10% ज्यादा रिटर्न मिलता है। पर इसके लिए आपको अपने फंड को बहुत ही ध्यान से
और सोच समझकर चुनना पड़ता है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जिंदगी जीने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, खाना, कपड़ा और मकान। आम लोग जिंदगी भर मेहनत क्यों करते हैं? लाइफ की इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। पर यह तो हो गई पुरानी कहावत, ये काफी घिसी पिटी पुरानी हो चुकी है। नई कहावत यह है कि लाइफ का चौथा बेसिक रिक्वायरमेंट है एसआईपी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक बहुत ही फेमस कोट है। अब जब इतनी जरूरी चीज है तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमीर होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर आपको एसआईपी भी शुरू करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अमीर नहीं हैं और आपके पास बहुत पैसे ना भी हों तो भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में 5,000 से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी शुरू करना है तो आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो कुछ फंड हाउसेस तो आपको 100 रुपए में भी इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन देते हैं। आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम को चुना है, अगर वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आपको कुछ और फायदे भी मिलते हैं। अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो आप अपने फंड्स को निकाल सकते हैं और इसके साथ ही एसआईपी को भी जारी रख सकते हैं। इसमें आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जो भी फंड हाउसेस हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड फॉलो करती हैं। इसलिए जो भी यूनिट आपने पहले इन्वेस्ट किया होगा उसको अब पहले निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है जिसमें कई लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। एसआईपी का नाम आते ही आप देखेंगे कि हर जगह लोग ये बातें करते हैं कि आपको हर महीने एक तय राशि इन्वेस्ट करनी है। कई सारे लोग जो कि हर महीने एक छोटी सी सैलरी पर काम करते हैं या फिर जिनका ज्यादातर पैसा मासिक खर्च में खत्म हो जाता है, उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि अगर कभी किसी महीने पैसों की बहुत जरूरत आ गई तो, या फिर कभी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद 2-3 महीने क्या होगा। ऐसी स्थिति में तो वे अपना एसआईपी जारी नहीं रख पाएंगे। 2019 में कोविड-19 के कारण कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था और कई लोगों की इनकम में भारी गिरावट आ गई थी। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी एसआईपी कुछ महीनों के लिए पॉज कर सकते हैं। फिर कुछ महीनों बाद जब आपके पास सही मात्रा में आमदनी आने लगे तब आप फिर से अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है। आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जैसी आपकी जरूरत होगी उसके अनुसार आप 3 से 6 महीने तक अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। फंड हाउसेस अभी अधिकतर 6 महीने तक एसआईपी को पॉज करने की सुविधा दे रहे हैं। ऊपर आपने ये बात तो जान ली कि एसआईपी और लमसम के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि अभी आप एसआईपी के अनुसार इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी बीच आपको लगता है कि इस समय आपको लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे में आप अपने एसआईपी वाले अकाउंट में लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ईएलएसएस में एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं तब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके हर महीने का इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड टाइम तक लॉक रहेगा। ईएलएसएस का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस तरह के म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका बहुत टैक्स बच जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सितंबर 2022 में जो कुछ भी इन्वेस्ट करें वे 3 साल तक लॉक हो जाएगा और फिर सितंबर 2025 में फ्री हो जाएगा और तब आप उसे वापस बेच पाएंगे। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हर महीने का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए उस महीने के बाद 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सारे महीने का इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपको अपना सारा पैसा निकालना है तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपकी हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट अपने 3 साल का लॉक इन कंप्लीट ना कर ले। एक जरूरी बात यह भी है कि जब भी हम लोग एसआईपी की बात करते हैं तो लोग हमेशा एक ही फंड की सोचते हैं, इक्विटी फंड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप एसआईपी के जरिए डेट फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं? क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर्स को इस बारे में नहीं मालूम है तो वे अक्सर फिक्स्ड डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो वे भी आप एसआईपी के जरिए कर सकते हैं। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एसआईपी केवल एक जरिया है म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने का। ये वैसी ही बात हो गई जैसे कि आपके पास एक पिज्जा है। अब आप या तो एक बार में पूरा पिज्जा खा जाओ या फिर आराम से थोड़ा थोड़ा खाओ। जो पिज्जा है यही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और चाहे जिस तरह से खाएंगे ये जाएगा पेट में ही। हाँ, भले ही आप लंबे वक्त तक खाएंगे या एक ही बार में सब खा जाएंगे। यहाँ पर आपका पेट म्यूचुअल फंड की स्कीम है और खाने का तरीका एसआईपी है। कभी कभी जब आप एसआईपी कैंसिल कर देते हैं तो भी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर एसआईपी तुरंत का तुरंत कैंसिल नहीं होता। उसके लिए कम से कम 15 से 30 दिन का समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसआईपी एक मैंडेट के जरिए किया जाता है। आजकल बैंकों को मैंडेट को रजिस्टर करने में और कैंसिल करने में भी कुछ दिनों का समय लगता है। तो ऐसे में चांस होता है कि आपका महीने का इंस्टॉलमेंट भी आपके अकाउंट से कट जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी अगली एसआईपी इंस्टॉलमेंट की तारीख अगले महीने की 1 को है और अगर आपने इस महीने की 20 तारीख के बाद अपनी एसआईपी कैंसिल की, उसके बावजूद आपके अगले महीने का इंस्टॉलमेंट कट जाएगा। इसलिए अगर आपको अगले महीने का इंस्टॉलमेंट ना देना हो तो हमेशा इंस्टॉलमेंट की तारीख से 20-25 दिन पहले ही कैंसिल करें। एसआईपी के ड्यूरेशन को कम कीजिए। एक बार जब आप एसआईपी को शुरू करते हैं तो आप एसआईपी की ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको सबसे पहले एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरा करना पड़ेगा। इसको पूरा करने के बाद आप ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। इसी तरह आप एसआईपी की ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। जब एक बार आपकी ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको अपनी एसआईपी रिन्यू करने का ऑप्शन भी आता है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हमें हमेशा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स बेनिफिट सिर्फ एक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स पर मिलता है। एसआईपी के जरिए हम कई सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे हैं तभी आपको इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कई लोगों को जिन्हें एसआईपी के बारे में मालूम होता है वे सिर्फ इस बात से घबराते हैं कि कहीं इसमें अपना कुछ घाटा ना हो जाए, कहीं इससे उनके सारे पैसे ना डूब जाएं। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि यह किसी फ्रॉड स्कीम की तरह ना हो या फंड हाउस उन्हें इसी तरह की लीगल डॉक्यूमेंट्स में उलझाकर बाद में उनके पैसे ना दे। ये सारी बातें दिमाग में आना वाजिब है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पास का एक हिस्सा एक भरोसे पर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एसआईपी पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके रिटर्न और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी और एएमएफआई ने बहुत कठिन और कड़े नियम बनाए हैं, जिसे हर फंड हाउस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे जिन लोगों ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत ही सेफ और सिक्योर हो चुकी है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये सेबी क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसे बनाया इसलिए गया था ताकि कंपनीज और ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा न करें, और इसके पास कई सारी पावर्स हैं जिसके इस्तेमाल से ये समय समय पर सबको चेक करती रहती हैं और नए रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर एएमएफआई क्या होता है। ये सेबी का ही एक डिवीजन है। इसे 1955 में खोला गया था। ये म्यूचुअल फंड्स पर नजर रखती है। जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं सब इसके मेंबर हैं। उसका काम ही है कि ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसको फ्रॉड से बचाए, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ग्रो कराएं और इस बात की जांच करें कि स्कीम्स के नियम सही हैं या नहीं। अगर एक इंसान जो बात कह रहा है और दूसरा इंसान उस बात को सुनता है और चुपचाप मान लेता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत? आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, आपको हमेशा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि सामने वाला जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि सामने वाला जो भी बोले वो सही ही बोलेगा। अलग अलग सिचुएशन के अनुसार आपको अलग अलग तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं। वे कहते हैं ना कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपका होमवर्क करना जरूरी होता है। होमवर्क का मतलब है कि आपने उस चीज पर खुद से सोचा है, खुद से सब कुछ पता करें, खुद रिसर्च करें। पहले के एपिसोड्स में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके बारे में आपको और भी जानने का मन कर रहा होगा। अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपके दिमाग में अब भी कंफ्यूजन है, तो ब्रह्मा जी ने आपको बुद्धि क्यों दी है और आज के जमाने में इंटरनेट क्या कर रहा है? कहने का मतलब यह है कि खुद से भी चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। अगर बात इन्वेस्टमेंट और पैसों की हो तो हर एक चीज आपको गौर से समझनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में, न केवल मार्केट में बल्कि व्हाट्सएप पर भी ऐसे कई सारे फेक कॉल्स आते रहते हैं जिसमें अगर आप एक बार भी गलती से उलझ गए तो आपका पैसा फ्रॉड लोग लेकर उड़ जाएंगे। तो कभी भी फ्रॉड कॉल और फ्रॉड मैसेज वाले इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना पड़ें। एसआईपी के बारे में हमने कई सारी बातें जान ली।
पर अब वक्त है कि आप आज से या फिर इसी महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि वक्त का एक बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर एक रेस लगी हुई है और आपको इस रेस में पीछे नहीं रहना है। पीछे नहीं रहने से याद आया कि इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। कुकू एफएम आपके लिए उसी बदलाव का रास्ता खोलता है। यहाँ पर और भी कई सारी बेहतरीन बुक्स की समरी और ओरिजिनल शोज हैं, जिसे सुनकर आप जिंदगी में कई रास्तों को खोल सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जाइए और नॉलेज के इस ट्रेजर में से जो मन चाहे वो सुनिए। इस नॉलेज भरे ऑडियो शो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। ऐसे और भी शोज के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। बधाई